हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल CCH में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का सेगमेंट जो आपके पेपर SSC GD 2025 बैच के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें शुरू करते हैं। पर इसमें एक बात जरूर ध्यान रखें, आप किसी भी एग्ज़ाम को जो क्वालिफाई करने से पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि आपको पेपर कैसे टैकल करना है। 5 से 7 मिनट उस पर हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में प्रॉपर इस सब्जेक्ट पे आएंगे। जैसे हम यानी CCH आपको या आपका सिलेक्शन किस तरीके से अब करवाएगा आपके पेपर में, पहले उस पर थोड़ी सी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। जैसे आपको जो सबसे पहले फोकस करना होगा, सबसे पहले वो करना होगा जो आपके PYQ होंगे। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। उसके बाद में जो भी आपको नोट्स या कंटेंट यहाँ से दिया जाएगा या जो भी हम लोग यहाँ से आपको प्रोवाइड हम कराएंगे वो क्लास नोट जो भी होंगे वो, प्लस इसके साथ में जो आपके मॉक टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट जिसको आप लोग कहते हैं प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर तो आपको इस तरीके से फोकस करना पड़ेगा शुरुआत में कि पीवाईक्यू क्यों जरूरी होते हैं। ध्यान देना, पीवाईक्यू इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको किसी भी एग्जाम में फाइट करने के लिए ये पता होना जरूरी है कि भाई क्वेश्चन जो पेपर है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाता है, प्लस आपकी जो अपनी तैयारी है उसको आप एक सही लाइन में, एक सही रिदिम में लेके चलते हैं। तो पीवाईक्यू से आपके पास में आइडिया होगा कि हमारे पास क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, क्वेश्चन का एरिया क्या होगा और हमें अपने आप को कहां तक सीमित करके रखना है या मैं कहूं हमें क्या नहीं पढ़ना है। ओके, उसके बाद में आप लोग मूव करेंगे कहां पे, नोट्स पे। नोट्स जो यहाँ पे रेस्पेक्टिव फैकल्टीज हैं यहाँ पे वो आपको जो भी लिखवाएंगी, जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल होगा यहाँ से जो भी हम लोग देंगे वो आपको रिवाइज करते रहना है। प्लस मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर। ध्यान देना यहाँ पे वीक में 1 या 2 मॉक पेपर आप अभी से लगाना शुरू करेंगे। अब ये आप बिल्कुल मत सोचना कीजिए अभी तो हमारा सिलेबस शुरू ही हुआ है तो कैसे बातें होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है आपको। ठीक, वीक में 1 या 2 पेपर आपको जरूर लगाने ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ के साथ चलती रहे। ठीक है, अब इसमें जो चीजें हैं इसमें मैं कुछ बातें और ऐड कर दूं। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि नोट्स आपको बनाने कैसे हैं, ध्यान से समझना प्लीज आप बात। यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं चीजें, जो भी चीज आपको यहाँ पे लिखवाई जाती हैं तो ध्यान देना। जैसे अभी हमारा टॉपिक चल रहा है सपोज सोलर सिस्टम का, ठीक है। सोलर सिस्टम में जो भी चीजें आपको क्लास में लिखवाई गई हैं वो, प्लस जब आप PYQ सोल्व करते हैं उसमें अगर कोई सोलर सिस्टम का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई चीज आपको नई मिली है वो, उसको आप यहाँ पे ऐड करते जाइए। प्लस जब आप मॉक पेपर आप लगाते हैं तो सोलर सिस्टम से रिलेटेड कोई नई चीज वहां पे आई है तो आप उस नई चीज को यहां पे ऐड कर लो। क्लियर है? तो ये जो आपके नोट्स है ना, यही आपके नोट्स बन के तैयार हो रहे हैं जी। और पेपर से पहले आपको इन्हीं नोट्स का रिवीजन करना होता है। यही नोट्स, इनको आप बार बार रिवीजन करिए पेपर से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे सिर्फ एक काम करते हैं कि हाँ भाई बस नोटबुक है वो इतनी मोटी थी उसमें से नोट छांट छांट के भाई इतने से वो हो गए, उनका कोई फायदा नहीं होता जी। नोट्स इस तरीके से ही बनते हैं, तो आप इस चीज पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है जी, शुरू करते हैं। जो आज का हमारा सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट में मैं कहूं ज्योग्राफी की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ज्योग्राफी ज्योग्राफी काफी अच्छा सब्जेक्ट रहता है और आपके पेपर में भी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछते हैं जिससे, तो ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस लेवल पे हम लोग समझेंगे। जैसे ध्यान देना यहाँ पे, ये सारी बातें तो हम लोग देखेंगे इसमें। इसमें मैं आपको कुछ बातें और बता रहा हूं। जैसे आप लोग देखते हैं ज्योग्राफी, आखिर क्यों पढ़ते हैं हम ज्योग्राफी, इसका फादर कौन था, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। दरअसल ज्योग्राफी आपका 2 ग्रीक या 2 ग्रीक शब्दों से मिलके बना हुआ है जिनको आप लोग बोलते हैं जियोज और ग्राफोज। जियोज का मतलब होता है जी यहाँ पे अर्थ और ग्राफोज का मतलब होता है
टू स्टडी अबाउट या टू नो अबाउट। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं यहां पे तो ये पृथ्वी, ये टू स्टडी अबाउट का मतलब है के विषय में अध्ययन, के विषय में अध्ययन, के बारे में जानना, के बारे में जानना। अब यहाँ पे हमें अध्ययन करना है जी पृथ्वी के बारे में, हमें यहाँ पे जानना है पृथ्वी के बारे में। इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग पृथ्वी की बात करते हैं, जब हम लोग पृथ्वी का वर्णन करते हैं, तो वही टर्म किसके लिए जाती है? ज्योग्राफी के लिए। इसका मतलब ये है कि ज्योग्राफी का सिंपल सा मीनिंग क्या हो जाएगा जी, कि स्टडी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है जी। पेपर में डेफिनेशन नहीं पूछते कि भाई भूगोल किसे कहते हैं, या ये सिर्फ आपकी समझ के लिए है कि जिस सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ने जा रहे हैं आखिर वो है क्या। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन क्या करते हैं हम, और पृथ्वी के बारे में क्या जानना चाहिए हमें, पृथ्वी के बारे में क्या जानते हैं हम। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के बारे में हम क्या जानते हैं, जैसे पृथ्वी कब बनी, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी पर कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे महासागर कहाँ पे हैं, पहाड़ पर्वत कहाँ पे हैं, झीलें कहाँ पे हैं, मरुस्थल कहाँ पे है, जो डेजर्ट वाला पार्ट कहाँ पे है, तो ये सारी लोकेशन कहाँ कहाँ पे पृथ्वी के, ये सब कैसे बने, इन सब के बारे में जब हम लोग सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं तो वही सब पार्ट किसका है जी, यहाँ पे ज्योग्राफी का पार्ट है। तो ये थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, जो आपको बस जानना है कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते क्यों हैं। ज्योग्राफी सिंपल पृथ्वी के बारे में जानना है, इसलिए हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा बेसिक है ये। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे आपने ये चीज देखी, जो टॉपिक हमारा वही होगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं, जैसे हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि दरअसल पृथ्वी कैसे बनी, इसके बारे में कुछ अलग अलग थ्योरीज आती हैं, जिसमें अलग अलग थिंकर आते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात और ऐड करता हूँ, जैसे आपने एक नाम सुना होगा बिग बैंग का, जो स्लाइड है वो चीजें उसमें हैं, थोड़ी सी एडिशनल बातें मैं आपको बता रहा हूँ। बिग बैंग, बिग बैंग की जो थ्योरी है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं, बिग बैंग की जो थ्योरी है वो दी थी जी किसने? जॉर्ज लेमेत्रे ने। जॉर्ज लेमेत्रे ये नाम है, जिसको आप लोग लेमेंटायर भी बोलते हैं। जॉर्ज लेमेत्रे ने थ्योरी, जो इसका नाम था, नेम गिवन बाय फ्रेड होयल, जिसको आप लोग इस नाम से जानते हैं, फ्रेड होयल। यानी नाम दिया, एंड एक्सप्लेन बाय ये एक एक्सप्लेन बाय वैगनर, जिसको आप लोग रॉबर्ट वैगनर भी कहते हैं। इनका पूरा नाम रॉबर्ट वैगनर था। अब ध्यान देना, बिग बैंग की जो थ्योरी है, ऐसा माना जाता है कि जो इसका ओरिजिन, जो हमारा बिग बैंग के थ्रू जो हमारा यूनिवर्स बना था, ये 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, यानी लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। इसका मतलब यह हुआ कि बिग बैंग इज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट पॉइंट यूनिवर्स, सेकंड पॉइंट गैलेक्सीज, थर्ड पॉइंट
planets, and fourth point, other celestial bodies. अदर सेलेस्टियल बॉडीज, ध्यान देना, यूनिवर्स का मतलब यहां पे ब्रह्मांड है, गैलेक्सीज का मतलब आकाश गंगाएं या आकाश गंगा, गंगाएं हैं, ये ग्रह हो जाएंगे, और ये अन्य आकाशीय पिंड, अन्य आकाशीय पिंड। इसका मतलब आपके पेपर में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई बिग बैंग क्या है, यानी बिग बैंग एक ऐसी घटना है जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। कब हुई थी ये घटना? आपकी 13.8 अरब साल पहले। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लेमेत्रे ने। और कब दी थी? 1927 में। उसके बाद में जो इसका नाम दिया था, नाम था जी फ्रेड होयल, यानी फ्रेड होयल ने बिग बैंग थ्योरी को बिग बैंग का नाम दिया था। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया था किसने? रॉबर्ट वैगनर ने। वो 1966 टू 67 में उसने और अच्छे से इसको और एक्सप्लेन किया था। सिंपल सी बात यह है कि बिग बैंग, आखिर बिग बैंग का संबंध किससे है? बिग बैंग का संबंध है आकाशगंगा, जो ब्रह्मांड है, ग्रह है, और अन्य आकाश पिंडों के जन्म से या उनके ओरिजिन से या उनकी उत्पत्ति से। बिग बैंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है आपका तो इससे बाहर नहीं जाने वाला जी, ये चीजें आपको जरूर याद रखनी है। तो इसमें जो आपने देखा यहां पे जो मैंने बताया इसमें कि आपने देखा यहां पे कि जो भी हमारे ग्रह बने थे उनको लेके कुछ अलग अलग थ्योरीज दी थी। जैसे सबसे पहले थ्योरी दी थी किसने? 1749 में कामते दे बफन या कास्ते दे बफन, जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि जो ग्रह बनते हैं हमारे, उनके निर्माण में या उनके बनने में जो तारे हैं, जिनको आप सूरज बोलते हैं भारत जी पृथ्वीवासियों की भाषा में, कि तारों का योगदान होता है ग्रहों को बनाने में। तो इस हिसाब से उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी थी जी यहाँ पे, और उसी के बारे में यहाँ पे आपने ये चीज देखी है, और इसी को थोड़ा सा मैंने और आगे एक्सप्लेन किया है यहाँ। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें। अब जैसे इस पीपीटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अगर और बताता हूं, यहां पे थोड़ा सा इसको अभी यहां पे होल्ड करेंगे। जैसे ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स, यानी ग्रहों की उत्पत्ति। इसके बारे में सबसे पहले बात बोली थी किसने? 1749 में, जिसका नाम था एक कास्ते दे बफन। कहीं कहीं पे आपको इनका नाम कामते दे बफन भी मिलता है, ये भी मिलता है, तो परेशान नहीं होना है नाम में, नाम यही रहेगा जी इनका, कामते दे बफन। तो इन्होंने जो बात बोली थी, ये फ्रांस से थे, इन्होंने एक बात बोली थी कि जितने भी ग्रह हैं उनके निर्माण में तारों का योगदान रहता है। ठीक है जी, तारों का योगदान रहता है। और इसी हिसाब से आगे आके हमारे पास में दो थ्योरी आती हैं, एक मोनिस्टिक थ्योरी, एक ड्यूअलिस्टिक थ्योरी। मोनिस्टिक थ्योरी मतलब एकल तारा परिकल्पना, और इसमें द्वितारक परिकल्पना। इस थ्योरी के हिसाब से बात यह थी कि जो भी हमारे पास आज सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, 2006 के बाद से 8 या पहले 9 थे, कि उनके निर्माण में सिर्फ एक तारे का योगदान रहा था। ये थ्योरी ये बात बोलती है
ये बात बोलते हैं कि नहीं, एक का नहीं रहा था, इन ग्रहों के बनने में दो तारों का योगदान रहा था। अब इनमें अलग अलग थिंकर आते हैं, जैसे इसमें कांट आ जाता है, लाप्लास आ जाता है, इसमें चैम्बर्लिन आ जाता है, जेम्स जीन्स जेफरीज आ जाते हैं। तो ये अपनी बातें अलग अलग इसमें जो है बताते हैं। बस सिर्फ आपको इतनी बात ध्यान रखनी है इसमें कि 1749 में कामते द बफन ने सबसे पहले ये बात बताई थी कि ग्रहों के बनने में तारों का योगदान रहता है। ओके जी, आगे देखिए आप इसमें, ये इस पे हम डिस्कस कर ही चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे कि जैसे 13.8 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स एक्सपेंडेड फ्रॉम ए वेरी हाई डेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर स्टेट, यानी बिग बैंग सिद्धांत हमें जो ये बताता है कि इतने अरब साल पहले कैसे कैसे इसका जन्म हुआ, एक विस्फोट हुआ जिसको आपने बिग बैंग का नाम दिया। इसके बारे में हम लोग अच्छे से बातचीत कर चुके हैं। और बिग बैंग के बारे में जो मैंने आपको बताया, प्लीज प्लीज उसको जरूर फोकस करना कि बिग बैंग क्या है, बिग बैंग किसने दिया, बिग बैंग की घटना कब हुई थी, बिग बैंग का नाम किसने दिया, बिग बैंग को एक्सप्लेन किसने किया था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहां पे ये, जैसे अगर मैं इस स्लाइड के बारे में और अच्छे से बातचीत करता हूं, मिल्की वे सभी जानते हैं इनके बारे में कि हमारी आकाशगंगा का नाम है, लेकिन कहीं पे आपको मंदाकिनी भी देखने को मिलता है हमारी आकाशगंगा का नाम। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे ध्यान देना जी, जैसे बिग बैंग की घटना हुई, यूनिवर्स बना, उससे फिर गैलेक्सीज बनी। गैलेक्सीज का मतलब है जी यहाँ पे आकाश गंगाएं। और आकाश गंगा क्या होती है जी, आकाश गंगाएं जो तारे होते हैं, तारों का एक बड़ा समूह होता है, ठीक है, उनको आप लोग आकाश गंगाएं बोलते हैं। अब जो आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाओं में जो हमारी आकाश गंगा है, अवर गैलेक्सी, अवर गैलेक्सी, इसका नाम क्या है जी, इसका नाम है जी मिल्की वे। इसका नाम आप मिल्की वे भी कहते हैं, या इसको आप मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। इसको आप मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं। हमारी गैलेक्सी, इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप यानी इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति है जी कैसी, स्पाइरल, स्पाइरल यानी सर्पिल। और सर्पिल आकृति कैसी होती है, जैसे ऐसी, ये वाली, ठीक है, ऐसी, इसको बोलते हैं सर्पिल। अब इसकी जो आर्म्स है, यानी जो इसकी भुजाएं हैं, इसकी 3 भुजाएं हैं, जैसे एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। जो इसका सेंटर पॉइंट है, गैलेक्सी का जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट का मतलब है जी यहां पे केंद्र बिंदु। और केंद्र बिंदु जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे ये है सेंटर पॉइंट, यहां पे ये वाला, ये जो सेंटर पॉइंट है, इसी को, इसको आप क्या बोल देते हो, इसको आप बोल देते हैं बल्ज, बल्ज, इसको आप बोलते हैं बल्ज। ये आपको बात यहां से जरूर याद रखनी है कि जो हमारी आकाशगंगा है, इसका नाम क्या है, इसकी कितनी भुजाएं हैं, इसकी शेप, शेप यानी इसकी आकृति, इसकी आकृति कैसी है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ अपने आकाशगंगाओं के बारे में, या मैं अपने आकाशगंगा के बारे में ही बात कर रहा हूं। हमारे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही आकाशगंगा नहीं है। वैज्ञानिकों का कुछ ऐसा अनुमान है कि हमारे यूनिवर्स में 10 टू द पावर 11 गैलेक्सीज हैं, यानी आकाश गंगाएं हैं, और एक आकाश गंगा में 10 टू द पावर 11 ही क्या है, स्टार्स हैं, तारे हैं। तो हमारी आकाश गंगा कोई अकेली आकाश गंगा नहीं है, या मैं कहूं कि जैसी आकृति हमारी आकाश गंगा की, ऐसी आकृति सभी आकाश गंगाओं की नहीं है। अलग अलग आकृतियों में या अलग अलग शेप में भी आपको आकाश गंगाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। ये हमारी जो गैलेक्सी है, ये उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, जो आपको याद रखनी है। अब इसी से आगे टॉपिक को थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ा लेते हैं। जैसे गैलेक्सी का पार्ट होता है नेबुला, नेबुला, इसको आप निहारिका भी बोल देते हैं, इसको आप निहारिका भी बोल देते हैं। यह बात ध्यान देने वाली है कि नेबुला जरूरी नहीं कि गैलेक्सी या आकाशगंगाओं में ही पाए जाते हैं, इनका स्वतंत्र अस्तित्व भी होता है। ये फ्रीली कहीं भी आपको देखने को मिल सकते हैं हमारे यूनिवर्स में। इसकी जो खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है यहां से, वो ये वाली बात याद रखनी है। जैसे एक नेबुला जिसका नाम क्या है, ओरियन, ओरियन को आप हिंदी में भी ऐसे लिखोगे, ओरियन। ओरियन में क्या है जी, ओरियन में अवर सोलर सिस्टम इज
आवर सोलर सिस्टम इज सिचुएटेड, यानी अगर मैं इसको हिंदी में यहां पे लिखूं कि ओरियन निहारिका में, ओरियन निहारिका में हमारा सौरमंडल स्थित है। ये बात जरूर याद रखनी है आपको, हमारा सौरमंडल जो स्थित है किसमें, ओरियन निहारिका में, और ओरियन निहारिका हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, अब यहां से आगे थोड़ी सी मैं बात अगर इसमें और बढ़ाऊं कि ये होता क्या है जी, नेबुला दरअसल हाइड्रोजन गैस का एक बहुत बड़ा बादल होता है, ठंडा पार्ट होता है यहाँ पे, यानी अगर मैं कहूं ये क्या है जी, हाइड्रोजन गैस के बड़े बड़े बादल होते हैं, लार्ज क्लाउड्स होते हैं, बड़े बड़े बादल होते हैं। और ये अब ये जो ये ठंडा भाग होता है, ए कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ गैलेक्सी, यानी हमारी आकाशगंगा का एक ठंडा भाग है और गैलेक्सी। और इसमें थोड़ी सी बातें और अगर मैं ऐड करूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये हो जाएगी जी कि इसको आप चाइल्डहुड ऑफ गैलेक्सी भी कहते हैं, यानी आप इसको आकाशगंगा का बचपन भी कहते हैं, आकाशगंगा का बचपन भी कहते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि निहारिका का विकसित रूप ही आकाशगंगा के रूप में होता है। ठीक है, ये कुछ बातें थी हमारी नेबुला के बारे में। तो आपके पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, गैलेक्सी के बारे में हम लोग यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे। जैसे हम लोगों ने देखा था यहाँ पे ये वाला कि जो हमारी आकाशगंगा है इसका आकार कैसा है जी, सर्पिल। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने कुछ बातें एडिशनल और भी देख ली, किसकी कितनी भुजाएं हैं, इसमें सेंटर पॉइंट का क्या नाम है। ठीक है, इसमें अगर मैं थोड़ी सी बात और ऐड करूं यहाँ पे, जैसे आप लोग देखते हैं जो हमारी आकाशगंगा है अवर गैलेक्सी, उसका नाम क्या है जी, अभी मैंने बताया था मिल्की वे। मिल्की वे को आप हिंदी में दुग्ध मेखला भी बोलते हैं, दुग्ध मेखला भी बोलते हैं। अच्छा, जो हमारी आकाशगंगा है इसकी एक पड़ोस में आकाशगंगा और है, उस पड़ोसी आकाशगंगा का नाम क्या है, या मैं कहूं नेबरिंग गैलेक्सी नेम, नेबरिंग गैलेक्सी नेम, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, नेबरिंग गैलेक्सी नेम, यानी जो हमारी पड़ोसी आकाशगंगा है, जो हमारी पड़ोसी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है जी, उसका नाम है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा, ANDROMEDA, एंड्रोमेडा। और इसी एंड्रोमेडा को हिंदी में आप देवयानी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं आप, देवयानी। तो आकाशगंगा की बात यहाँ पे सर्पिल है, इसके बारे में और भी कुछ बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो तो आपको देखनी है। प्लस यहाँ पे एक बात और ऐड की है कि जो हमारी पड़ोसी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा। अब ये कितनी दूर है, डिस्टेंस कितना है, ये सब बातें आपको जानने की जरूरत नहीं, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी बातें मैं यहाँ पे आपको खुद ही लिखवा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। जैसे इसमें अगली बात है, यहाँ पे एक शब्द आता है आपके पेपर में देखने को कि चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा क्या है। इसको इस बात से हम लोग समझेंगे, जैसे चंद्रशेखर सीमा, यहाँ पे कुछ बातें हैं वो आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा कुछ और बता दूं इसमें। चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट क्या है, चंद्रशेखर लिमिट या मैं कहूं चंद्रशेखर सीमा, ये क्या है इसके बारे में देखेंगे। इसको बोलते हैं आप 1.4 ms इज इक्वल टू चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, अब यहां पे 1.4 ms क्या है, ध्यान देना जी, यहां पे m का मतलब है मास और ये क्या है, सन, यानी मास ऑफ द सन क्या है आपका 1.4 ms। इसका मतलब ये है कि जो तारे हैं हमारे जो यूनिवर्स में, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, हमारा जो यूनिवर्स है बहुत बड़ा है जी, ठीक है,
और इसमें अनकाउंटेबल स्टार्स हैं, असंख्य तारे हैं। अब जरूरी नहीं है कि सारे तारे छोटे छोटे हैं या फिर सारे तारे बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो हमने एक मेजरमेंट यूनिट के तौर पे अपना जो तारा है सूरज, उसको हमने बेस मान लिया और तारों को मापने के लिए, ठीक है। और जो हमारा तारा है जिसको हम लोग सूरज बोलते हैं, उसका मास हमने मान लिया कितना, 1.4 ms। तो 1.4 ms ये हमारे सूरज के कंटेक्स्ट के बारे में बात है। अब जो तारे 1.4 ms यानी चंद्रशेखर सीमा से ज्यादा बड़े होंगे, तो जब उनमें ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट यानी जब वो खत्म हो जाएंगे, तो जब उनमें ब्लास्ट होगा, उस ब्लास्ट को आप नोवा या सुपरनोवा कहते हैं। और वो तारे आपके न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे या न्यूट्रॉन स्टार आप उनको बोल देंगे। और न्यूट्रॉन स्टार ही कन्वर्ट होते हैं किसमें, ब्लैक होल में। ये इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल मतलब कृष्ण छिद्र बोलते हैं आप इसको हिंदी में, यानी बहुत ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाला एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से इवन सनलाइट भी बाहर नहीं आ सकती। इसका मतलब ये है कि अगर आप ब्लैक होल से एक चम्मच लिक्विड भरते हैं, तो उस एक चम्मच लिक्विड में कई सौ हाथियों जितना वजन होगा, ठीक है जी, बहुत हैवी। यानी अगर मैं कहूं ये अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र होते हैं, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र होते हैं जहां से कोई भी सनलाइट वापस नहीं आती, ठीक है। तो चंद्रशेखर सीमा क्या है जी, आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि चंद्रशेखर सीमा का मतलब है 1.4 ms। और 1.4 ms का मतलब क्या हुआ कि 1.4 ms का मतलब होता है कि मास ऑफ द सन। इसका मतलब जो तारे 1.4 ms से बड़े होंगे, जब उनमें विस्फोट होगा तो उनसे ब्लैक होल बनेंगे, ठीक है, हमारे यूनिवर्स में। और जो तारे 1.4 ms से कम होंगे, जब उनमें विस्फोट होगा तो वे ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखना। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट और भी हैं, ठीक है, बट आपके पेपर के हिसाब से जितनी बात इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो बातें यहाँ पे खुद ब खुद लिखवा रहा हूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या है चंद्रशेखर सीमा, और इसके बारे में तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। न्यूट्रॉन स्टार है, पल्सर भी इसको आप लोग बोलते हैं, तो वो चीज़ यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मैंने इसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को थोड़ी सी एडिशनल बताई है। ये था जी आपका चंद्रशेखर सीमा। ओके, तो आगे देखिए आप इसमें कॉस्मिक ईयर की बात कर लेते हैं। इसी में कुछ बातें आगे आएंगी, जैसे कॉस्मिक ईयर क्या है, या मैं कहूँ कॉस्मिक ईयर का मतलब ये होता है कि देखो हमारे यूनिवर्स में आप लोग देखते हैं जो उपग्रह हैं वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। जो ग्रह हैं वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, क्लियर है। और जो सूरज है वो खुद आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, क्लियर है इतनी बात। यानी कि जो एक तारा है या जो हमारा सूरज है, जब सूरज आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसे चक्कर लगाने में जितना भी समय लगा उसको आप लोग क्या बोल देते हो, उसी को बोलते हो जी आप क्या, कॉस्मिक ईयर, ठीक है, वन कॉस्मिक ईयर। और ये वन कॉस्मिक ईयर क्या होता है, वन कॉस्मिक ईयर लगभग 22 से लेके 25 करोड़ साल, है ना, 22 से 25 करोड़ साल। यानी जो हमारा सूरज है, जो हमारी आकाश गंगा है, इसके केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाने में टाइम लेता है जी कितना, 22 से 25 करोड़ साल। और इसी को आप लोग क्या बोल देते हो, कॉस्मिक ईयर। ये आपको जरूर याद रखना है, 22 से 25। इसी में कुछ बातें मैं आपको और एडिशनल करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे आप लोग डिजिट देखते हैं, आप लोग डिजिट देखते हैं, जैसे आप देखते हैं कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ध्यान से ये बात देखना। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है जी आपकी, जैसे एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य और पृथ्वी की, या सूर्य और पृथ्वी के बीच, आप इसको ऐसे कह सकते हैं और अच्छे से, जो आपकी समझ में और अच्छे से आएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी,
अच्छा, मैंने औसत दूरी वर्ड यूज किया, क्यों किया ध्यान देना। आप यहां पे आप दो डेट देखते हैं अपने पास, एक है 3 जनवरी, एक है 4 जुलाई। ठीक है, 3 जनवरी को क्या होता है जी, पेरीहिलियन। पेरीहिलियन जिसको आप लोग क्या बोलते हो, उपसौर। उपसौर का मतलब क्या होता है, सौर का मतलब होता है सूर्य, और उप का मतलब होता है निकट। इसका मतलब यह है कि इस दिन हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट रहती है 3 जनवरी को, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, पेरीहिलियन। 4 जुलाई को इसको बोलते हैं आप क्या, एपीहिलियन। एपीहिलियन का मतलब क्या होता है, अपसौर। अपसौर, अप का मतलब क्या होता है जी, दूर, और सौर का मतलब क्या होता है, सूर्य। यानी जब हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो वो होती है कब, 4 जुलाई को, मैक्सिमम डिस्टेंस। जब मैंने औसत दूरी यूज की है यहां पे, तो इसका मतलब ये है कि दूरी मिनिमम भी होगी तो दूरी मैक्सिमम भी होगी। तो जब पृथ्वी सूरज से सबसे निकट होती है, जो पास में होती है, तो उस टाइम जो डिस्टेंस रहता है इसका, आप लोग देखते हैं यहां पे कि 14 करोड़ 70 लाख करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। और जब 4 जुलाई पृथ्वी सबसे दूर रहती है सूरज के, तो उस टाइम डिस्टेंस कितना होता है जी हमारा, 15.21 करोड़, यानी 15.21 करोड़ किलोमीटर। अब आपको औसत निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देंगे आप, तो औसत आएगा जी इनका कितना, लगभग 14.98 करोड़ ईयर, यानी इतने करोड़ साल। और इसको हम लोग मोटा मोटा मान लेते हैं कितना, 15 करोड़ साल। बात ध्यान देने वाली है, और डायग्राम का सीक्वेंस जरूर याद रखना। इसका मतलब एक लाइन में मैं अगर बोलूं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अब ये आया कैसे, ये सारी बातें भी आपको याद रखनी है। ये तो थी एक छोटी सी यहाँ पे डिजिट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। ठीक है, ओके। अब इसी में आगे आप लोग देखते हैं, कॉस्मिक ईयर की बात चल रही थी, तो मैं उसी में बातें कुछ आगे बता रहा हूं आपको। जैसे एक होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है जी, प्रकाश वर्ष होता है कि एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी प्रकाश की जो स्पीड है कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इस हिसाब से जो प्रकाश है एक साल में जितनी दूरी, मतलब जितनी दूर जाता है, डिस्टेंस करता है कवर, उसको आप लोग काउंट करते हैं किसमें, प्रकाश वर्ष में। इसका मतलब एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 15 मीटर, या 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, इसमें 3 पावर माइनस कर दो, इतना हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 15 मीटर, या 3 पावर माइनस कर देंगे तो ये उसमें आ जाएगा जी किलोमीटर में। ठीक है, इसमें दूसरी बात स्पीड ऑफ लाइट की बात आती है यहां पे। स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल। चाल कितनी है जी, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या 3 इंटू 10 टू द पावर 5 km, km मीन्स दैट किलोमीटर पर सेकेंड, या सिंपल याद रख लो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, जब आप प्रकाश वर्ष यूज करते हैं, जब आप लाइट ईयर यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस मापते हैं, एक प्लेनेट यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच का आप डिस्टेंस माप लेते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में ये जो यूनिट आपकी यूज होती है, यानी ये क्या है, डिस्टेंस मेजरमेंट यूनिट है आपकी लाइट ईयर। ठीक है, उसके बाद में जो अब तक की सबसे बड़ी जो डिस्टेंस मेजरमेंट यूनिट है वो है जी आपकी, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, और ये सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है। जो सबसे बड़ी इकाई है अब तक की वो है आपकी 1 पारसेक। तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.6, या कहीं पे आपको 3.26 लाइट ईयर के रूप में देखने को मिलती है। ये अब तक की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, कौन सी, 1 पारसेक। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.6 या 3.26 लाइट ईयर। और लाइट ईयर क्या होता है ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये बात आपको जरूर यहाँ पे याद रखनी है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है आप याद रखो, या तो इसे याद रख लो, या इसे याद रख लो, या इसे याद रख लो। लाइट ईयर क्या है, इसे याद रख लो या फिर इसे याद रख लो, दोनों में से जो भी आपके याद रह जाए वो याद रख लो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, उन्हीं चीजों पे जी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है।
ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे थे कि यहाँ पे कॉस्मिक ईयर की बात हो रही थी, तो कॉस्मिक ईयर से आगे जो भी चीजें हैं, लाइट ईयर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ठीक है, पारसेक क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, वो सारी बातें भी हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है। अब इससे जो अगली स्लाइड है इसमें आप लोग देखते हैं, जैसे आपने देखा है यहाँ पे जी, ये लाइट ईयर हम लोगों ने देख लिया क्या है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46, कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। 9 पॉइंट थोड़ा सा 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 15 मीटर, या तो ऐसे कर लो, या 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। किलोमीटर में क्या, 3 पावर यहाँ पे बस माइनस हो गई है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। मीटर में ये चीज आपने यहाँ पे देख ली है, इन किलोमीटर ये चीज यहाँ पे आपने देख ली है। सेलेशियल यूनिट की हम लोग पहले बात कर चुके हैं, इसका मतलब ये होता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। और ये क्या है, या मैं कहूं ये क्या है, ये है जी हमारे पास में पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, ठीक है गाइज। तो ये बातें आपको जरूर याद रखनी है, और इसमें जो बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है आपको, इन पे ज्यादा फोकस करो जो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में ये बात जरूर ध्यान रखें आप, ये चैनल आपका अपना है, इसको लाइक भी करिए आप और शेयर भी करिए आप, और इवन जो CCH की टीम है बहुत काबिल टीम है, और आपके सिलेक्शन के लिए सारे के सारे यहाँ पे लोग कटिबद्ध हैं बिल्कुल, और आपके सिलेक्शन दिलवाने के लिए ही सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम के हिसाब से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी वो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, और क्लासेज ऐसी हमारी कंटिन्यू ये चलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।